नमस्कार दोस्तों, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हमारे कॉमर्शियल बैंक्स और उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। बुक हमारे संदीप गर्ग सर की है, कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी इत्यादि के लिए जो ये वाली बुक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने अपना मनी पढ़ा है और आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। ओके, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात करिए इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है जी, अब सुनो। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ा जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कि आपके कॉमर्शियल बैंक्स कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये जो कॉमर्शियल बैंक है किस तरीके से पैसा कमाते हैं हमारे पैसे से, तो उसके लिए शब्द लिखा हुआ मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा सेंट्रल बैंक है, फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शन हैं, और फिर सेंट्रल बैंक वर्सेस क्या है आपका कॉमर्शियल बैंक। तो कुल मिला के आपको एक नॉर्मल सी थ्योरी के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं और किस तरह का फंक्शन अप्लाई करते हैं, सेंट्रल बैंक्स क्या हैं, वो कैसा फंक्शन अप्लाई करते हैं इत्यादि। ठीक है, चलिए। तो हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है डिस्कस करने का वो है कॉमर्शियल बैंक्स, कि कॉमर्शियल बैंक्स आखिरकार होते कौन से हैं। ये हमने अपने आम जिंदगी में सभी ने देखे हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स कौन से हैं। तो यदि उसकी सीधी परिभाषा से पढ़ा जाए तो आपको पढ़ना आसान होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स उन बैंकों को कहा जाता है कि कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूट। वो किसकी बात कर रहा है? ऐसा इंस्टीट्यूट होता है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो किस चीज को एक्सेप्ट करता है, वो क्या परफॉर्म करता है? वो आपके एक्सेप्ट करता है आपके डिपॉजिट्स को। ठीक है, आपको ग्रांट करता है लोन। ठीक है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, नहीं आया, एक बार और बात करते हैं। कहता है कि कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहली बात, कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है बस। ठीक है, वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? तो वो हमारे लिए कुछ चीज़ें परफॉर्म करता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक हमारा जो पैसा है उसको अपने पास जमा करवाता है, ज़रूरत पड़ने पे हमें लोन देता है, और ज़रूरत पड़ने पे एक कॉमर्शियल बैंक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर देता है। तो वही कहलाता है आपका आमतौर पर कॉमर्शियल बैंक। एग्जाम्पल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, आपका इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है इत्यादि। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो बैंक्स हैं वो आपके हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स को कहा जाता है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के बैकबोन है। ठीक है, इसके माध्यम से आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा जानने को मिल जाएंगी। जिस तरीके से उसने कहा है कि इट कैन बी वेरी एज्यूम दैट द हाउस होल्ड सेक्टर सेव्स अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम विच इज मेड अवेलेबल टू द प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके ऊपर बात करते हैं कि ये बिल्कुल माना जाता है कि हर हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, यानी कि जो आपके घरेलू क्षेत्र होते हैं जिसमें हमें आप जैसे लोग रहते हैं, ये अपना कुछ पैसा क्या करते हैं? सेव करते हैं। सेविंग सब करते हैं, इतना नॉर्मल चीज। ठीक है, तो कहते हैं कि सेविंग करते हैं और वो उस इनकम को प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर क्या कर देते हैं? आमतौर पर इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं आया, एक बार और बात करते हैं इस बारे में। कहता है कि कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर whose main function is to collect savings from the household sector and lend it to the productive sector। ये समझना आसान रहेगा, इस चीज को आप समझ सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा बिचौलिया बन के काम करता है कि जब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स करते हैं तो वो सेविंग्स कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमा करते हैं, और कॉमर्शियल बैंक्स उन्हें ज़रूरत के हिसाब से जो आपके प्रोडक्टिव सेक्टर हैं, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी फर्म्स काम करते हैं, उनको दे देते हैं, वो भी ब्याज के साथ। ओके, अब एक बात सुनिएगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, ये कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ये हमारे हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग्स होती हैं वो कौन जमा करता है, कौन एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को? हमारा कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। तो इसने कहा है कि जो बैंक आपकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कहा जाता है बोरोइंग रेट। यानी कि जब एक आम व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो बैंक उसे 4-5% के आसपास का ब्याज देता है। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कहा जाता है बोरोइंग रेट। एंड द रेट एट विच बैंक्स लेंड आउट
देयर रिजर्व टू इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड द लेंडिंग रेट। और जब बैंक लोगों को कॉमर्शियल, जो हमारे जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो बैंक जब पैसा देता है इन्वेस्टर्स को दे देता है या फिर वो पैसा दे देता है फर्म्स को दे देता है, तो ब्याज वसूलता है उनसे, तो वो जो ब्याज कहलाती है वो क्या आपकी कहलाती है? लैंडिंग रेट कहलाती है। तो सिंपल सी भाषा ये है कि मान के चलिए कि मैं हिमांशु कॉमर्शियल बैंक, सपोज करिए कि हमारे आंध्रा बैंक के अंदर अकाउंट है या फिर उसको आज के दिन उसका नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो हिमांशु ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 1000 रुपये जमा करे और मान के चलिए कि उस पर हमें ब्याज मिल रहा है 4% का, ठीक है। तो ये जो 4% का ब्याज है इसको कहा जाता है बोरोइंग रेट। फिर बैंक ने क्या करा कि उस 1000 में से 800 रुपये किसी मार्केट में किसी दूसरे व्यक्ति को लोन पे दे दिए और वो उससे ब्याज वसूले, सपोज करिए 10%। तो ये जो 10% है ये आपको कहलाता है लैंडिंग रेट। और एक बढ़िया बात यह है कि इनके जो बीच का अंतर होता है जिससे बैंक प्रॉफिट कमाता है उसको क्या कहा जाता है? स्प्रेड। यानी कि हमें 4% हमारे पैसे पे ब्याज देके हमारे ही पैसे से बाकी किसी और को लोन देके 10% ब्याज कमा लेते हैं, तो ये जो 6% का गैप डाल दिया, उस 6% के गैप को कहा जाता है स्प्रेड। तो इस तरीके से आप अपने कॉमर्शियल बैंक की हल्की सी जो झलक है वो देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे बात करनी है कि जो आपके कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कसेबल है कि फंक्शंस क्या होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के, उसके ऊपर हमें यहाँ पे बात करनी है। तो उन्होंने कहा है कि आमतौर पर इसके 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी फंक्शन और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शन। और डिस्कशन का पॉइंट ये है कि प्राइमरी फंक्शंस को भी उन्होंने 2 हिस्से में तोड़ा है। सबसे पहला है कि ये लोग आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा है ये आप लोगों को लोन देते हैं, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, क्या चीज है, किस तरीके से वो हमारे पैसे को डिपॉजिट कर लेते हैं, किस तरीके से हमारे वो पैसे को अपने पास जमा कर लेते हैं। तो उसने कहा है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन द सेवरल फॉर्म्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये बात बिल्कुल सही है कि वो हमारा पैसा भी जमा करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से जमा करते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरत है, उस हिसाब से ये लोग पैसा ले लेते हैं। इसीलिए उन्होंने इसमें भी कुछ काइंड्स बना दिए, कुछ वो बना दिए, मतलब कि 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। तो कुल मिला के जो आपका करंट अकाउंट होता है, आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि भाई हमारा करंट अकाउंट है बैंक के अंदर, तो ये उस तरीके से पैसा लेते हैं। तो ये कहते हैं कि दिस डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स व्हिच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। क्या है ये? विच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। यानी कि अगर मैं एक करंट अकाउंट होल्डर हूं और मेरा पैसा बैंक में जमा है, तो मैं जब चाहूं तब बैंक से पैसा अपना निकाल सकता हूं। तो ये है आपका, ऐसे डिपॉजिट्स को कहा जाता है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन। ऐसे डिपॉजिट्स को आमतौर पर बिजनेसमैन जैसे जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो मेंटेन करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शंस विद सच डिपॉजिट्स, ताकि वो उससे आसानी से लेन देन कर सकें। थोड़ा कम ज्यादा लेन देन भी यहाँ पे हो जाता है। ये कहते हैं कि दे कैन बी ड्रॉन अप बाय अ चेक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये कि बैंक यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता ऑन दीज अकाउंट्स, रेदर बैंक इम्पोज्ड सर्विस चार्ज फॉर रनिंग दीज अकाउंट्स। बल्कि बैंक उल्टा आपसे पैसा मांगता है इन अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत प्यारी प्यारी होती है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, अभी आगे आएगा। एक शब्द हम पढ़ेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी आपको सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलेगी? करंट अकाउंट होल्डर के अंदर ही देखने को ये मिल जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही प्यार से नाम सुना होगा एफडी। किसके ऊपर क्या नाम सुना होगा? एफडी। यानी कि एफडी का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। ये क्या कहता है? फिक्स्ड डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आप एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड तक, ये कहता है कि जी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक आप सिर्फ बैंक में पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे नहीं, ठीक है।
आप सिर्फ पैसा जमा करेंगे, निकाले नहीं, बल्कि इस पे जो ब्याज है वो आपको अच्छा खासा मिलेगा। करंट अकाउंट पे ब्याज आपको नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको ब्याज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको कम से कम 7 दिन से लेके 7 डेज से लेके 20 साल तक आप अपनी एफडी यहाँ पे बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी चेक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटीज, ठीक है, करंट अकाउंट में वाला था। और दीज डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनको सबसे ज्यादा ब्याज यहाँ पे मिलता है। अगर आपको ये वाली बात समझ में आई होंगी तो आप इनके डिफरेंसेस को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की करंट में, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे कितनी ही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिमिट, मतलब पहले तो पैसा जमा करोगे निकालोगे, 2 टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे चेक की फैसिलिटी है, वहाँ पे नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो करंट अकाउंट को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता और फिक्स्ड डिपॉजिट वाले को इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाता है। तीसरा है आपका क्या? तीसरा है आपका सेविंग डिपॉजिट्स। ध्यान दीजिएगा कि ये मिक्स है आपके फिक्स्ड डिपॉजिट का और करंट डिपॉजिट का। और ये बात लिखी भी है कि दीज डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओके, द डिपॉजिटर आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको चेक फैसिलिटी अवेलेबल है जैसा कि करंट अकाउंट में होता था, बट सम रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल इन ऑर्डर टू डिस्करेज फ्रिक्वेंट यूज ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स। यहाँ पे आप चेक की फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है, लेकिन एक लिमिटेड तक ही आप चेक की पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं इत्यादि। ये कहता है कि दे कैरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी। यहाँ पे भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता है, करंट अकाउंट में नहीं मिल रहा था, एफडी में सबसे ज्यादा मिलता था। तो सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एफडी से तो कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आप ध्यान से देखिए, शायद आपको पेंसिल उसमें लिखा मिल रहा होगा, एक शब्द है आपको ऑटो स्वीप, ठीक है। इस ऑटो स्वीप के माध्यम से क्या होता है कि अगर आप अपने कॉमर्शियल बैंक के अंदर जाके, भले ही आपका सेविंग अकाउंट हो, अगर आप ऑटो स्वीप का फॉर्म भर देते हैं तो सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज के साथ साथ आपको जो इंटरेस्ट देगा वो कौन सा दे देगा? फिक्स्ड डिपॉजिट वाला। तो आप अपना जो इंटरेस्ट है वो सेविंग से एफडी में डाल सकते हैं और सेविंग की सारी सुविधाएं, चेक वाली सारी सुविधाएं भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आपको जो सेकंड यहाँ पे मिलने वाला है वो आपको क्या मिलने वाला है कि आप यहाँ पे लोन दे सकते हैं, एडवांसिंग ऑफ लोन। दीज डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल। देखिए जो लोग निठल्ले होते हैं बैंक में कोई पैसा देता नहीं है, इसका यही मतलब है। सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व द बैलेंस इज गिवन टू नीडी बोरोवर एंड इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम। एक सीधी सी बात है, बैंक का ध्यान रखिएगा कि बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होने के लिए आता है, कुछ पैसा तो ये रख लेते हैं रिजर्व में और बाकी पैसा कहाँ चढ़ा देते हैं लोग? लोन पे, ठीक है। ये भी आगे मिलेगा आगे, और उस पर बदले में आपको क्या मिलता रहता है? इंटरेस्ट मिलता रहता है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दीज बैंक्स। ये जो लोन वो देते हैं उस लोन पे वो जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो इंटरेस्ट इनका मेन सोर्स है इनकम का। अब इसमें कुछ अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहला है आपका कैश क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब जानते हैं? कहता है कि कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन given to the borrower against his current assets like shares, stock, bonds, etc. अगर आपको कैश क्रेडिट की बात करनी है तो आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन बदले में आपको अपनी कोई करंट एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी। करंट एसेट्स एक ऐसी एसेट्स होती है जिसको आप 1 साल से कम, 1 साल या उससे कम के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक शब्द इसके लिए और इस्तेमाल होता है कि आप अपने ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड होता है, जो अप टू 18 महीने तक का हो सकता है, उससे कम में ही आप अपना जो एसेट्स है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल्स दे भी रखे हैं, शेयर्स हैं, स्टॉक हैं, बॉन्ड्स हैं, एक्सेट्रा। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन एंड द अमाउंट इज क्रेडिट इन हिज अकाउंट। जितनी भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी, यानी जितना आपको लोन मिलेगा और जितना आपका पैसा होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट में यानी कि डाल दिया जाएगा। द बोरोवर में विड्रॉ एनी अमाउंट विद हिज क्रेडिट लिमिट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ। मान के चलिए कि हमने एक कार्ड है हमारे पास जिसकी क्रेडिट लिमिट है 75,000 रुपये, लेकिन हमने वहां से निकाले कितने से? 60,000 रुपये। तो जो हमें ब्याज देना पड़ेगा वो कितने पे देना पड़ेगा? मात्र 60,000 रुपये पर ही ब्याज देना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे ब्याज फालतू नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है डिमांड लोन्स। ये कहता है कि रेफर्स टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम।
डिमांड लोन का सीधा सा मतलब है कि जिस दिन बैंक ने आपसे पैसे मांगे उस दिन आपको पैसे देने हैं। जब तक बैंक आपसे पैसे नहीं मांग रहा तब तक आप उन्हें पैसे मत दो। किसके? लोन के। तीसरा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स, दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आप गिरवी रखते हो, द मनी इज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ बोरोअर एंड द बोरोअर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। देखिए डिमांड लोन के अंदर ऐसा होता है कि मुझे अपना याद है कि जब हम लोग अभी जिस समय पढ़ा रहा हूँ पैड से, जब इसको खरीदने गए थे तो हमने जेस्ट के थ्रू मतलब जो लोन है वो लिया, तो उसने हमें 75,000 की लिमिट दी। हमने पैड खरीदा और पेंसिल खरीदी जिसकी कवर लगभग जो आपका 54 से 55,000 में हो गया था। तो हमें जो ब्याज देना पड़ रहा है वो 54 और 55,000 पे देना पड़ रहा है, ना कि 75,000 पे। तो वो तो होता है डिमांड लोन के अंदर। लेकिन आपका जो ये शॉर्ट टर्म लोन है इसके अंदर क्या होता है कि आपने लोन लिया कुछ गिरवी रख के, वो बैंक आपके अकाउंट में उस पैसे को डाल देगा। आप उस पैसे को इस्तेमाल करो मत करो बैंक को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बैंक आपसे ब्याज लेगा वो उस अमाउंट पर लेगा जितना पैसा आपके अकाउंट में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ठीक है। अभी कहता है कि कंडीशन फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू बिकम अ बैंक, द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, वो पैसा जमा करते हैं और लोन देते हैं। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन बी अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट ओनली व्हेन इट्स परफॉर्म द बोथ द फंक्शन। ठीक है, मतलब वही इंस्टीट्यूट कॉमर्शियल बैंक है जो डिपॉजिट्स भी जमा करता है और आपको लोन में देता है। अदरवाइज LIC इज नॉट अ बैंक, is not accepting checkable deposits from the public although it's perform the function of lending money। ये लोग ब्याज तो मतलब लोन पे तो पैसा देते हैं लेकिन चेक जैसी फैसिलिटी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक हो, वो कोई और अदर इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। अब आप देखिए इसका सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर जो मिलेगा कि कहता है कि इन एडिशन टू प्राइमरी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक्स आल्सो प्रेफर द फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, उसमें सबसे पहले आपको मिलने वाला है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी कि जो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, इसके लिए आपने एक शब्द सुना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जब बच्चा 11वीं में होता है 12वीं में होता है तो आमतौर पर उन लोगों को ये वाला शब्द एज अ लायबिलिटी पढ़ाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब बैंक का उल्टा बैलेंस आपके ऊपर निकलता है तो उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इट रेफर्स टू फैसिलिटी विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है अप टू एन एग्रीड लिमिट। इसका मतलब ये है कि यदि मान के चलिए कि आपको हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000 रुपए दे दी है, इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि किसी वजह से आपके अकाउंट में 4.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपने पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए की, तो वो जो ऊपर के 50,000 रुपए हैं वो जो है बैंक अपनी तरफ से सामने वाले को पे कर देगा और वो बैलेंस आपका बनेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। वो एक अलग बात है कि वो उस पर आपसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो कि आपका सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब आपको कक्षा 11वीं के अंदर इस वाले चैप्टर को पढ़ाया गया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें बताया गया था कि यदि आपके पास कोई बिल है जिसमें आपने उधार बेचा था और बिल साइन करा लिया था, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने किसको कितना उधार बेचा, कब उधार बेचा, कब तक ये उसकी पेमेंट कर देगा, आपने वो बिल किससे करा सकते हो, आप उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकते हो। इट रेफर्स टू फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंट विद द बैंक बिफोर इट्स मैच्योरिटी। यानी कि अभी उस बिल की पेमेंट का वक्त भी नहीं आया। मान के चलिए कि मैंने अपने दोस्त से उधार खरीदा, या मैं उसको उल्टा बोलूंगा, मान के चलिए कि मैंने अपने किसी दोस्त को उधार बेचा, लेकिन शर्त ये है कि उधार बेचने के साथ साथ मैंने उससे एक बिल साइन करा लिया जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा कि मुझे कब तक उसकी पेमेंट कर देगा, कितने रुपए का सामान है, कब खरीदा, कब पे करेगा। तो जब वो पे करेगा तो वो उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। बात यह है कि हमें मैच्योरिटी डेट तक का वेट नहीं करना, हमें उससे पहले उसके पैसे चाहिए तो आप बैंक के पास जाके उसका पैसा आप बैंक से ले सकते हो। वो अलग बात है कि बैंक उस पर थोड़ा बहुत चार्ज लगा के अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको काट के पैसे दे देगा और बाकी जब ड्यू डेट आएगी वो पैसा बैंक कलेक्ट कर लेगा। तीसरा बैंक आपके लिए एक एजेंसी की तरह काम करता है, कि एजेंट की तरह काम करता है, तो एजेंसी फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्रेफर सर्टेन एजेंसी फंक्शन फॉर देयर कस्टमर्स। फॉर दीज सर्विसेज बैंक चार्ज सम कमीशंस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। उसके बदले में थोड़ा बहुत क्या खाता है, कमीशन खाता है
सम ऑफ द एजेंसी फंक्शंस आर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है। अगर आपके फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो बैंक आपके लिए ये सब करने को तैयार है। बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ इकोनॉमिकल एंड इजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिमांड ड्राफ्ट्स या फिर मेल ट्रांसफर एक्सेट्रा। मान के चलिए कि आपको अपने कॉलेज की फीस पे करनी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कॉलेज जिस नाम से डिमांड ड्राफ्ट चाहता है, पहला क्वेश्चन है कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। तो जब मुझे याद है जब हमने अपनी फर्स्ट ईयर की फीस पे करी थी तो उसमें ये हुआ था कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, ऐसा नहीं आप किसी भी बैंक के पास जा सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि वो लोग किसका ड्राफ्ट चाहते हैं, तो उनका नियम होता है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके क्या बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डीडी बनवाना है। फीस जितनी भी रही, ठीक है, अप्रॉक्स करिए कि मान के चलिए मुझे 10,000 रुपये फीस भरनी है, तो मैं 10,000 रुपये लेके बैंक के पास जाऊंगा, बैंक उसको सबमिट करेगा और मुझे एक चेक जैसी हालत में 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दे देगा। अब मैं उस पैसे को बिना किसी रिस्क के अपने उस बैंक से ले जाके कहीं तक भी पे कर सकता हूं। तो बैंक आपको जो फंड है आपका उसको सेफली ट्रांसफर करने का जो है एक फंक्शन आपको दे देता है। फिर वो कहता है कि कलेक्शन एंड पेमेंट फॉर वेरियस आइटम। इसका क्या मतलब है वो समझिए कि बैंक हमारे लिए हमारी पेमेंट कलेक्ट कर लेता है और बैंक हमारे लिए ही कुछ चीज़ों की पेमेंट कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि आपने किसी चीज़ का कोई सामान खरीदा है किस्तों पे, ठीक है, तो आपको बार बार जाकर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको अपने बैंक में उतना ही पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा और बस बैंक आपको बिना किसी परेशान किए आपके उसकी जो पेमेंट होने वाली होगी, जो भी आप सामान खरीद के लाए हो उसकी पेमेंट आपको बिना किसी टेंशन के कर देगा। बल्कि बैंक आपके कहने पर आपकी पेमेंट्स को इकट्ठा भी कर लेता है, कलेक्ट भी कर लेता है। कॉमर्शियल बैंक्स कलेक्ट कर लेता है चेक्स, बिल्स, इंटरेस्ट। ओके, अब आपका थर्ड क्या है, कहता है कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। आप अपने देश की करेंसी को छोड़ दीजिए, दुनिया में जितनी करेंसी बची है वो सभी की सभी क्या है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज हैं। उनको बैंक खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। मतलब पढ़ते इसका, सम कॉमर्शियल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। दे बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड हेल्प इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। यदि आपके बैंक के पास वो अथॉरिटी है, आपके बैंक के पास वो पावर है कि सेंट्रल बैंक ने अलाउ कर रखा है कि आपका बैंक आपके लिए विदेशी करेंसी को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, तो ऐसी फैसिलिटी आपको बैंक के माध्यम से मिल जाती है। उसके बाद लिखा हुआ कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कॉमर्शियल बैंक्स बाय एंड सेल स्टॉक एंड शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। अगर आप चाहते हैं और आपका बैंक आपको ये फंक्शन भी बैंक आपको देता है कि यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी के या किसी सरकारी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो भी हमारे बैंक हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो आपको इनकम टैक्स में कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार है, बल्कि वो आपको सलाह देगा। दे ऑल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर नो मैटर रिलेटिंग ऑफ टू इनकम टैक्स एंड इवन प्रिपेयर देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, तो ये आपको एडवाइस करते हैं कि आप किस तरीके से अपना इनकम टैक्स पे करेंगे और आपको इनकम टैक्स कैसे रिटर्न मिल सकते हैं, यानी कि जो आपको जो इनकम टैक्स से मिलने वाली छूटें होती हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, वो भी आपको ये बता देगा। छठा पॉइंट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। कॉमर्शियल बैंक्स क्या कहता है, कॉमर्शियल बैंक्स प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर एंड ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटिव देम आफ्टर द डेथ एज एग्जीक्यूटर। तो ट्रस्टी की तरह काम कर सकता है एग्जीक्यूटर। मान के चलिए कि इसको मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूं। जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपने एक नॉमिनी का साइन उसमें लिखते हैं, आप अपने एक नॉमिनी का नाम लिखते हैं। किसी कारणवश यदि आपको कुछ हो जाता है तो बैंक आपके लिए एक एज अ ट्रस्टी काम करेगा, ठीक है, और आपकी संपत्ति आपकी जो नॉमिनी है जिसको आप एग्जीक्यूटिव भी कह देते हो उसको सौंप देगा कि भाई आपके बाद आपका सारा पैसा आपके एग्जीक्यूटर का हो जाएगा। तो बैंक आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन of their customers to trade and provide the similar information about other trade to their customers। ये कहते हैं कि वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कैसे, they give information about the economic positions। ठीक है, इकोनॉमिक पोजीशन का मतलब जो आपकी आर्थिक पोजीशन है, ठीक है, इकोनॉमिकल पोजीशन है,
ऑफ देयर कस्टमर टू ट्रेड, यानी कि जब आप अपना व्यापार मतलब कोई भी ट्रेड यानी कि कोई भी लेन देन की बात करते हैं तो आपकी हालत है या नहीं है, ठीक है, आपकी हालत है या नहीं है, तो वो आपको ऐसा डाटा प्रोवाइड करेगा, आपको रेफरेंस देगा कि आप ये खरीद लीजिए, ये मत खरीदिए, यहाँ पैसा लगाइए, यहाँ पैसा मत लगाइए इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आमतौर पर देखने को मिल जाएगा जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जैसे कि वो आपको लॉकर की फैसिलिटी देता है। ये मूवीज में भी बहुत बार दिखाया गया है कि कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी वॉल्स और लॉकर टू कीप वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ कस्टमर्स इन सेफ कस्टडी। वो आपको लॉकर फैसिलिटी देता है यदि आपकी कोई बहुत नायाब चीज आपके पास है जिसको आप बिल्कुल अलग रखना चाहते हो, सेफ कस्टडी में रखना चाहते हो, तो आप लॉकर फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको ट्रैवलर चेक देता है, अगर आप मान के चलिए देश विदेश घूमना चाहते हैं और आप कैश लेना रिस्की समझते हैं तो आप ट्रैवलर चेक का इस्तेमाल यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्थनेस। अगर आप एक उसके बहुत अच्छे कस्टमर हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा वो मतलब सही है, तो वो आपके लिए एक ऐसा लेटर ऑफ रेफरेंस तक भी लिखने के लिए तैयार है। वो आपका लेटर ऑफ रेफरेंस नहीं कह सकता, मैं इसको कहूँगा लेटर ऑफ क्रेडिट लिखने के लिए तैयार है। उसमें वो बता देंगे कि आपकी कैसी क्रेडिट वर्थनेस है, वो अच्छी क्रेडिट वर्थनेस है या फिर बुरी क्रेडिट वर्थनेस है। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, पॉइंट नंबर 4, commercial banks also undertake the task of underwriting securities as public has full faith in the credit worthiness of banks. Public do not hesitate in buying the security underwritten by banks. अगर मान के चलिए अंडररिटन सिक्योरिटी से ये कह सकते हैं कि मान के चलिए कि भाई बैंक ने हमारे लिए हमारी क्रेडिट वर्थनेस प्रेजेंट करी, हमारा सारा रिकॉर्ड डाटा देखते हुए, तो लोगों को इतना फेथ होता है बैंक सिस्टम पे कि वो लोग कभी झिझकेंगे नहीं कि अगर बैंक किसी चीज को बेचना चाह रहा है, किसी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की बैंक सलाह दे रहा है आम जनता को, तो लोग उन चीजों को खरीदेंगे भी और बेचने के भी यहाँ पे वो झिझकेंगे नहीं। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स का मतलब ये है कि बैंक कलेक्ट एंड पब्लिक स्टैटिक्स रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हैंस दे एडवाइस कस्टमर फॉर ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि वो आपको डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, स्टैटिकल डाटा प्रोवाइड करवाते हैं। वो आपको सलाह देते हैं कि आप डाटा को ध्यान में रखते हुए कि आप किन पैसों मतलब आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि दे एडवाइज कस्टमर ऑन फाइनेंस मैटर। जब पैसे की बातचीत आती है तो बैंक आपको सलाह देने के लिए तैयार होता है, लेकिन भाई ध्यान रखना तभी होता है जब एक बढ़िया कस्टमर हो। वो हम जैसे नहीं ना कि भाई 500 रुपये गिरे 150 रुपये जब भी निकाल लिए कि चल भाई बैठते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड यूज देयर डिपॉजिट्स टू गिव लोन्स। कॉमर्शियल बैंक्स हमारे पैसों को जमा करता है, डिपॉजिट्स के तौर पे लेता है और लोगों को कहाँ देता है, लोन देता है। बैंक लोन ऑफर्ड आर मैनी टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट रिसीव द बैंक। द फंक्शन ऑफ बैंक इज नोन एज द मनी क्रिएशन। अब यह कहने का मतलब ये है कि अब आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है कि जो वो हमारे डिपॉजिट्स को जमा करके लोगों को पैसा देता है, उसके माध्यम से आप क्या पढ़ेंगे, मनी क्रिएशन। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एग्जाम में एक बार नहीं 50 बार देखने के लिए मिला गया है और ये 3 नंबर से 4 नंबर तक में बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको समझोगे, इसको जानेंगे क्या है, ये कैसे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज मनी क्रिएशन, या फिर इसका क्वेश्चन नाम हो सकता है व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन एक्सेट्रा। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उसको ऊपर पढ़ेंगे। इसी टॉपिक के अंदर से आपको 1 नंबर का मिल जाएगा, अदरवाइज ये टॉपिक आपको 1 नंबर 3 या 4 नंबर तक के क्वेश्चन बहुत आराम से प्रोवाइड करा देता है। किस तरीके से पूछेगा पहले उससे बात करते हैं। कहता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, कैसे है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बैंकों के लिए? ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, commercial banks are able to create credit which is in for excess of the initial or primary deposits। primary deposits का मतलब तो ये समझ लें कि जो हम लोग अपना पैसा एज ए कस्टमर बैंकों के पास जमा करते हैं, ये लोग उसी पैसे को मार्केट में लोन के ऊपर चढ़ाते हैं और उससे क्या कमाते हैं, अच्छा खासा ब्याज कमाते हैं। और उस ब्याज को इन्होंने क्या कहा था, स्प्रेड कहा था। बैंक हमारे डिपॉजिट्स पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसको बोरिंग रेट कहा जाता है, और बैंक जो लोन देता है उसे लैंडिंग रेट कहा जाता है। उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको लैंडिंग रेट कहा जाता है।
तो यहाँ पे कहा गया है कि दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग टू अजम्पशन। आपको दो अजम्पशन, दो अवधारणाएं माननी ही माननी पड़ेंगी। सबसे पहले आपकी क्या है, द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड टर्म इज बैंक्स। सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक है, और अब कोई अलग अलग बैंक नहीं है, सब क्या है, बैंक्स है। कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक नहीं, कॉमर्शियल बैंक सारे के सारे एक बैंक है। दूसरा है आपका क्या कहते हैं दूसरे वाले में, ऑल रिसिट्स एंड पेमेंट्स इन द कंपनी आर राउटेड थ्रू द बैंक्स, दैट इज ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसिट्स आर डिपोजिट इन द बैंक्स। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी खर्चा करते हैं तो आप बैंक के माध्यम से करते हैं, अगर आपको कोई भी कमाई होती है तो वो कमाई आपके बैंकों के अंदर ही आएगी, यानी कि टोटल हमारा जो है वो बैंक ट्रांजैक्शंस होंगे, कोई भी मतलब नगद वाली चीज यहाँ पे नहीं होगी। ये मान के हम लोग अपनी मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन को पढ़ने वाले हैं। ये कहता है कि डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन। देखिए जो डिपॉजिट्स हम लोग बैंकों के पास जमा करते हैं आमतौर पर वो लोग उसके लिए किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, लोन लेने में। कॉमर्शियल बैंक ग्रांटेड लोन टू द बोरोवर बाय ओपनिंग अ डिपॉजिट अकाउंट। जब आप लोन लेने जाते हैं, आप बैंक से लोन लेंगे, ठीक है, तो वो बैंक आपको एक डिपॉजिट अकाउंट खोल के देगा इन द नेम ऑफ बोरोवर एंड क्रेडिट द लोन अमाउंट इन दिस अकाउंट। जब एक बोरोवर यानी कि एक नॉर्मल से कस्टमर बैंक के पास जाता है, वो बैंक से लोन लेता है, तो बैंक उसको लोन देगा एक डिपॉजिट अकाउंट खोल के, और वो डिपॉजिट अकाउंट वो उसी के नाम पे खोलेगा और जितना भी लोन का पैसा है वो उसके अकाउंट में डाल देगा। इसको कहा जाता है दिस इज द सेकेंडरी डिपॉजिट। ध्यान दीजिएगा, ये एक नई डेफिनेशन होगी कि सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट उस डिपॉजिट को कहा जाता है जहां पे एक बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोल के बोरोवर के अकाउंट में लोन का पैसा क्रेडिट कर दे, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। However, बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट्स फॉर लैंडिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि बैंक पूरा का पूरा पैसा, मान के चलिए कि बैंक के पास 1000 रुपए का क्या आया है, प्राइमरी डिपॉजिट आया है जो लोगों ने अपने बैंकों में जमा करा होगा, ठीक है। उस डिपॉजिट का, उस प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ परसेंट हिस्सा तो ये लोग रिजर्व में डाल देंगे, यानी कि अपने पास रख लेंगे, और बाकी बचा हुआ हिस्सा ये लोग कहां डाल देंगे, मार्केट में एज अ लोन। तो कहता है इट इज द लीगल कंपलसरी फॉर द बैंक्स। देखिए क्या कहता है, इट्स अ लीगल कंपलसरी, ये कानूनी तौर पर लीगली है, लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज अ रिजर्व। और उस रिजर्व को क्या कहा जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि बैंक जो है या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो और रिजर्व रेशियो, ऐसे कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। एंड इट्स फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने कानून बना रखा है कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट रहेगा आप उसका कुछ हिस्सा लीगल रिजर्व रेशियो में जमा करेंगे और बाकी पैसा आप चाहें तो लोन के लिए उठा सकते हैं, ठीक है। बैंक्स डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट। ये बात बिल्कुल सही है। द कीप रिजर्व ओनली टू एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जितना सेंट्रल बैंक बोलेगा 10%, 20%, उतना पैसा आपको रिजर्व में रखना है, बाकी पैसा आप अपना लोन के लिए चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखाया गया है प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स के ऊपर। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स, ये क्या कहता है प्राइमरी के लिए, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक्स इन डिफरेंट डिपॉजिट्स अकाउंट सच एज द सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स। मतलब कहने का ये है कि जो लोग अपना पैसा, अपने सेविंग्स को जो नॉर्मल बैंकों के अंदर जमा करते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, ये वो डिपॉजिट, अब आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आर दोज डिपॉजिट विच अराइज ड्यू टू लोन गिवन बाय द बैंक टू द पीपल। जो बैंक आम जनता को लोन देती है तो उस पैसे को, जो वो पैसा लोन जनता को दिया गया है, वो उनके कौन से डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जमा कर दिया जाता है, वो होता है आपका सेकेंडरी डिपॉजिट। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है कि जब आप अपने प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्राइमरी डिपॉजिट इंडिकेट सेविंग्स। जो प्राइमरी डिपॉजिट है बिना सेविंग्स के नहीं आ सकती, और सेकेंडरी डिपॉजिट बिना बोरिंग्स के जो है बैंकों के पास नहीं आ सकते। कॉमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट बाय वे ऑफ लोन्स मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। ये क्या कहता है,
कि कॉमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट बाय वे ऑफ लोन, यानी कि जो आपके सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं वो कई बार आपके जो कैश रिजर्व्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर ऑलवेज, ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसने कहा है कि सेकेंडरी डिपॉजिट आर ऑलवेज मोर देन द प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो इसके अंदर आपने प्राइमरी डिपॉजिट्स पढ़ी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स पढ़ी। आप जो मनी क्रिएशन पढ़ रहे हैं उसका एक सिंपल सा मतलब यही है कि आपके पास बैंक के पास सपोज करिए 1000 रुपये जमा हुए, 20% का उन्होंने रिजर्व बना लिया, बाकी 80% लोन पे चढ़ा दिया। अब वो उसी पैसे से कैसे पैसा घुमाते रहेंगे, कैसे पैसा चलाते रहेंगे, वो चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है। वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व? बैंक कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व बिकॉज a pedant banker by his experience known the two things. Okay. अब ऐसा क्यों कि बैंक सिर्फ कुछ ही हिस्सा, मैंने कहा कि अभी मैंने ये कहा था कि सपोज कि 20% हम क्या मान ले रहे हैं कि जो आपका कैश रिजर्व हो कितना है, सिर्फ 20% है, बाकी 80% आप लोन पे चढ़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ 20% ही ये लोग रिजर्व के तौर पे रखते हैं और बाकी 80% लोन पे चढ़ा देते हैं? अगर कभी कस्टमर पैसा मांगने बैंक पहुंच जाए तो क्या? तो उसके लिए कहता है कि ऑल द डिपोजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। इनका कहने का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होता, नोटबंदी को हटा दें अगर, या फिर कोरोना के टाइम पे जब लोगों को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी थी, कि अगर आपको पता है कि आपके सारे कस्टमर एक ही दिन आपसे बैंक में पैसा मांगने नहीं आएंगे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कस्टमर अपना सारा पैसा एक ही दिन निकाल लेगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हुए थे और मैंने 1000 के 1000 रुपये निकाल लिए, तो उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकों के पास कई सौ करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो बैलेंस है वो हमेशा बैंक के पास रहता है। देयर इज ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ द न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपने 1000 रुपये निकाल लिए तो हो सकता है आपके साथ साथ अगले 2 लोगों ने और बैंक में नया अकाउंट खुलवा लिया और बैंक में पैसे जमा कर दिए। ओके, अब बात करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि आपके पास जो भी विड्रॉ आया है उसका आप 20% क्या बना लेंगे, रिजर्व, और बाकी 80% अब कहाँ पे चढ़ा देंगे, लोन पे। ठीक है जी। अब ये जो चीजें लिखी हुई है कि लेट अस नो द मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जांपल, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनको मैं आपको इस एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पे समझा दूंगा। ये जो आपका एग्जांपल इसने यहाँ पे आपको दे रखा है, दैट्स इट। फिर आप चाहे उसको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान के चलिए कि सबसे शुरुआती दिनों में आपके पास कितने रुपए है बैंक में, 1000 रुपए है। आगे ये आपके क्या है, इनिशियल डिपॉजिट। सबसे पहले बैंक के पास कितने रुपए, 1000 रुपए। अभी हमने कहा था कि वो 80% पैसा कहाँ चढ़ा देगा, लोन पे, और 20% पैसा कहाँ चढ़ा देगा, रिजर्व में। तो उसने क्या करा, उसी 1000 का 80% 800 रुपये उसने लोन पे चढ़ा दिया और 200 रुपये कहाँ चढ़ा दिया, रिजर्व में चढ़ा दिया। ठीक है, तो बैंक के पास 200 रुपये का रिजर्व बन गया। अब हमने कहा था कि इसको लोन दिया है, ऑब्वियसली बात है इस पैसे को खर्च करेगा। अब ये पैसा खर्च करेगा मार्केट में जाके, और हमने ये माना है कि जब ये व्यक्ति 800 रुपये खर्च करेगा मार्केट में, तो वो खर्च बैंक के माध्यम से करेगा और वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे आ जाएगा, वापस से बैंक में आ जाएगा। तो जैसे ही इसने 800 रुपये खर्च करेंगे वो कहाँ पे आ गया, वापस से बैंक में दोबारा से डिपॉजिट्स बन गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि बैंक के पास राउंड 1 में 800 रुपये का दोबारा डिपॉजिट आ गया, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई है, तो कमाई के तौर पर 800 रुपये उसके बैंक में आ गए। अब उसने क्या करा कि 800 का 80% 640 रुपये ब्याज उस पर चढ़ा दिया लोन पे, और 20% 160 रुपये कहाँ चढ़ा दिया, रिजर्व में चढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहता है कि जैसे ही उसने 640 रुपये जिस भी व्यक्ति ने लोन लिया होगा उसने फिर वो मार्केट में जाके खर्च करे होंगे, फिर वो किसी की इनकम बने होंगे, और वो पैसा फिर वापस से बैंक के अंदर आ गया। अब वो क्या करेगा, 640 रुपये फिर बैंक में आ गए, 640 का 80% फिर उसने लोन पे चढ़ा दिया, और 128 रुपये उसने क्या कर दिए, एज अ रिजर्व यहाँ पे चढ़ा दिए। ठीक है, अब यही 512 रुपये फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर 512 का 80% यहाँ लिखोगे, फिर 20% यहाँ लिखोगे। ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक आपके 1000 रुपये किस में ना बदल जाए, 5000 रुपये में, और आपका लोन 5000 में से 4000 रुपये लोन का हो जाएगा और 1000 रुपये किस चीज़ का हो जाएगा, रिजर्व का। तो अभी हमने कहा था, आप ध्यान से देखो कि आपका इनिशियल डिपॉजिट जो था 1000 रुपये था, आपका लोन कितना हो गया, 4000 रुपये का, उससे ज़्यादा हो गया, और आपके रिजर्व से ज़्यादा है आपका कौन सा, लोन वाला पैसा। ठीक है, अब क्वेश्चन मन में ये आना चाहिए कि सर ये 1000 से 5000 ही क्यों हुए, 10,000 या 20,000 क्यों नहीं हुए। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, कौन सा, मनी मल्टीप्लायर पढ़ लो उसको,
क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ लो उसको, या फिर डिपॉजिट मल्टीप्लायर पढ़ लो, आप इसमें से कोई भी शब्द इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1 लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि जो आपका रिजर्व का पैसा है ये वो है। आप क्या करोगे, आप इस 1 को डिवाइड करोगे कितने से, 20% से, इज इक्वल टू में 20% का मतलब कितना है, 20/100, ये 100 ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20। अब आप इसको इससे काट दोगे तो कितना निकल जाएगा, 5। फिर मैं इसके साथ लिख दूंगा टाइम्स, यानी कि आपकी वो बात कर रहा है कितने की, 5 गुना की वो आपसे बात कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, आप कहने का मतलब ये है कि मनी मल्टीप्लाई क्या दर्शाता है कि जितना ज्यादा आपका रिजर्व होगा, अगर आपका रिजर्व ज्यादा होगा यानी कि आप रिजर्व में पैसा ज्यादा रखोगे तो आपका जो मनी मल्टीप्लायर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका रिजर्व का पैसा कम है तो फिर आप लोन ज्यादा चढ़ा सकते हो, तो आप मार्केट से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर इज व्हाट is the number by which total deposits can increase due to given change in deposits। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं अगर आप अपने डिपॉजिट्स के अंदर कोई भी बदलाव करते हो। तो जैसा भी आपको बताया था कि आप अगर रिजर्व कम बनाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, रिजर्व ज़्यादा बनाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसको बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए तो आपके पास एक बेहतर एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके लिए खुद से ध्यान दे सकते हैं और ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस साल भी 100% एग्जाम में आएगा। देन हम लोग बात करेंगे अपने सेंट्रल बैंक्स पे।